हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा में पाठ 5 वचन पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों, जो ये वचन शब्द है इसका हम अर्थ समझते हैं। तो वचन क्या है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संख्या। शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा अधिक के लिए वचन कहलाता है। क्लियर बच्चों? वचन क्या है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा अधिक के लिए, तो ये क्या कहलाते हैं? वचन कहलाता है। भाषा में वचन हमें संख्या का बोध कराते हैं। भाषा में वचन हमें संख्या का बोध कराते हैं। अब बच्चों, इसकी जो परिभाषा उसको समझ लीजिए क्या है। संज्ञा पदों का जो लक्षण एक या अधिक का बोध करा रहे हैं उसे वचन कहते हैं। ये एक पंक्ति में आपका पूरी परिभाषा हो गई। क्या हुई कि संज्ञा पदों का जो लक्षण एक या अधिक का बोध करा रहे हैं उसे वचन कहते हैं। अब बच्चों, बात आती है शाब्दिक अर्थ आपने समझा, परिभाषा समझी, इसके बाद वचन के भेद कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के दो भेद हैं हिंदी में। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, आइए समझते हैं। जो शब्द एक वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कमरा, बतख, चश्मा, फसल, सड़क। जो ये शब्द हैं ये एक वचन का ही बोध करा रहे हैं। इसके बाद बहुवचन देखिए क्या है। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कमरे, बतखें, चश्मे, फसलें, सड़कें आदि। अब इसको पहले फिर से समझ लीजिए बच्चों, यहाँ से कि वचन से लेकर के बहुवचन तक। ठीक है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संख्या। शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा अधिक के लिए वचन कहलाता है। भाषा में वचन हमें संख्या का बोध कराते हैं। इसकी परिभाषा, संज्ञा पदों का जो लक्षण एक या अधिक का बोध करा रहे हैं उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, जैसा कि भी आपने सुना कि वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? जो शब्द एक वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कमरा, बतख, चश्मा, फसल, सड़क आदि। बहुवचन, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कमरे, बतखें, चश्मे, फसलें, सड़कें आदि। अब इसके बाद आती है बात वचन परिवर्तन की कि हम वचन को कैसे परिवर्तन करते हैं। तो उनके कुछ नियम हैं। उसमें से पहला नियम है बच्चों, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर। ठीक, पहला नियम क्या है? पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर एक वचन बहुवचन। कैसे? बच्चा, बच्चा में अंतिम स्वर जो है आ का निकल रहा है और यहाँ पर बहुवचन क्या हो गए? बच्चे। तो आ जो आपकी ध्वनि है वो ए में बदल गई, तो वह क्या हो गई? बहुवचन। तो बच्चा का बच्चे, बक्सा का बक्से, पपीता का पपीते, कमरा का कमरे। फिर से देखिए, एक वचन बच्चा, बहुवचन बच्चे। बक्सा का एक वचन का क्या होगा? बहुवचन बक्से। पपीता का एक वचन का है और बहुवचन में क्या होगा? पपीते।
एक वचन कमरा का बहुवचन क्या होगा बच्चों? कमरे। अब इसके बाद बच्चों वचन परिवर्तन में दूसरा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर। कैसे? पुस्तक का पुस्तकें, कलम का कलमें, दीवार का दीवारें, राह का राहें। इसके बाद तीसरा नियम है अंत में आए आ के आगे आए लगाकर। अंत में आए आ के आगे आए लगाकर। तो शब्द क्या है बच्चों? कला, कला का बनेगा शब्द कलाएं, कथा, कथाएं, माता, माताएं, कविता, कविताएं। इसके बाद चौथा नियम क्या है? स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई ई को ई में बदलकर तथा या जोड़कर, अर्थात बड़ी जो दीर्घ ई है उसको लघु ई में बदलकर या जोड़कर। कैसे? ताली, तालियां, ताली एक वचन, तालियां बहुवचन। गाड़ी, गाड़ियां, साड़ी, साड़ियां, नदी, नदियां। ये क्या हो गए आपके चौथे नियम में। अब इसके पांचवा नियम क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या में बदलकर। कैसे? कुटिया, कुटियां, दिव्या, डिबिया, चूहिया, चूहिया, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। इसके बाद छठवां नियम क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए लघु उ, दीर्घ उ, औ के आगे आए लगाकर। बहु का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं, गौ का गौएं, वधु का वधुएं। इसके बाद इस वचन परिवर्तन का सातवां नियम क्या है बच्चों? एक वचन के साथ लोग, जन, गण, वर्ग, वृंद लगाकर। तो बहुवचन कैसे लगेंगे? लोग, जन, गण, वर्ग, वृंद ये शब्द लगाकर। देखिए कैसे? लेखक, तो लेखक, वृंद बहुवचन हो गया। गुरु, गुरुजन, गुरु एक वचन और गुरुजन बहुवचन। इसके बाद पाठक और पाठक वर्ग, पाठक एक वचन और पाठक वर्ग बहुवचन। इसके बाद अगला शब्द है युवा, युवा एक वचन और युवा वर्ग बहुवचन। आइए बच्चों इसको हम पुनः समझते हैं। दूसरा पहला नियम आप पढ़ चुके थे, आ का परिवर्तन किस तरीके से होता है। उसके बाद दूसरा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर। पहला पुस्तक, पुस्तक का क्या होगा? पुस्तकें। इसके बाद कलम, कलमें, दीवार, दीवारें, राह, राहें। तीसरा नियम बच्चों अंत में आए आ के आगे आए लगाकर। शब्द देखिए कैसे बने हैं? कला का कलाएं, कथा का कथाएं, माता का माताएं, कविता का कविताएं। इसके बाद चौथा नियम देखिए स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई ई को ई में बदलकर तथा या जोड़कर। शब्द देखिए ताली का तालियां, गाड़ी का गाड़ियां, साड़ी का साड़ियां, नदी का नदियां। इसके बाद पांचवा नियम पुनः समझिए स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या में बदलकर। कैसे? कुटिया शब्द का बहुवचन कुटिया, दिव्या का दिव्या, चूहिया का चूहिया, चिड़िया का चिड़िया। छठवां नियम स्त्रीलिंग
शब्दों के अंत में आए उ या उ ओ के आगे आय लगाकर बहु का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं, गौ का गौएं, बधु का बधुएं। इसके बाद 7वां नियम है एक वचन के साथ लोग, जन, गण, वर्ग, वृंद लगाकर लेखक का लेखक वृंद, गुरु का गुरुजन, पाठक का पाठक वर्ग, युवा का युवा वर्ग। तो बच्चों, आज मैंने आपको वचन पाठ 5 पढ़ाया। वचन में मैंने आपके वचन का शाब्दिक अर्थ उसको समझाया, उसके साथ उसकी परिभाषा क्या होती है ये भी आपने पढ़ा और समझा। फिर मैंने आपको वचन के भेद बताए, कौन कौन से? 2 भेद, एक वचन और बहुवचन। इसके बाद वचन परिवर्तन, जैसे एक वचन से बहुवचन कैसे परिवर्तन होते हैं, इनके मैंने आपको कुछ नियम समझाए हैं। इनको आप पढ़ करके भली भांति समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर नागरिक शास्त्र पार्ट 1 संविधान का महत्व और कानूनों के लिए जरूरत चैप्टर को समझा रही थी। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का आपको कुछ रिवीजन करा दूं। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कुछ सामाजिक बुराइयों के बारे में बताया था, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा के बारे में बताया था। तो आज मैं आप लोगों को कुछ आंदोलन के बारे में बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि आंदोलन की दांडी मार्च, जो कि 1930 में हुआ था। तो सन 1930 में ब्रिटिश नियंत्रण से भारत को मुक्त कराने के क्रम में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में अहिंसा मार्च का प्रस्ताव रखा। तो गांधी जी ने क्या किया था? सबने अवज्ञा के लिए गांधी जी की दलीलों को जो जारी रखने के लिए जो नमक कर लगाया गया था, सरकार की तरफ से जो नमक कर लगाया गया था, वो क्या था बच्चों? अवैध था। तो नमक कर को तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? जैसा कि आप जानते हैं कि नमक हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आहार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत के सभी इससे प्रभावित थे। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में गांधी जी तथा 78 सत्याग्रहियों ने 23 दिन की लंबी यात्रा की। तो सभी साबरमती आश्रम से उन्होंने चलना शुरू किया और वो अहमदाबाद से चलकर साबरमती के दांडी तक उन्होंने क्या किया था? 1930 को ये दांडी तक पहुंचे थे और उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो गांधी जी के साथ गए थे 78 सत्याग्रहियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चलकर दांडी तक पद यात्रा की थी, जिसको कि हम लोग कहते हैं दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो ये कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट आंदोलन की बात करते हैं आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन। तो बच्चों, सन 1991 में भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के जिला डुबुगानी की ग्रामीण महिलाओं ने पुरुषों की शराब पर बुरी आदत बढ़ने के विरोध में ये आंदोलन किया था। मतलब पुरुषों की शराब की आदत बहुत बढ़ती जा रही थी, तो जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के जिला डुबुगानी की जो ग्रामीण महिलाएं थी, उन्होंने अपने पुरुषों की शराब की आदत को छुड़वाने के लिए ये आंदोलन जारी किया था। तो ये विरोध बहुत जल्दी ही पूरे राज्य में फैल गया। संघर्ष उत्प्रेरित एक बड़े सामाजिक आंदोलन शराब विरोधी आंदोलन से जाना गया। अंत में मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1995 में एक अधिनियम पारित किया गया। तो ये हमारा क्या आंदोलन था? ये हमारा आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन था। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों भारत में कानून के नियम। ये 2 आंदोलन मैंने आपको बता दिए, दांडी मार्च और आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत में कानून के नियम। भारत में कानून के नियम।
तो जिस प्रकार आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें कानूनों की आवश्यकता क्यों होती है, जिस प्रकार से बिना कानून नियम के किसी राज्य को व्यवस्थित ढंग से नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार समाज को भी बिना कानून नियम के व्यवस्थित ढंग से नहीं चलाया जा सकता। तो उच्चतम न्यायालय ने ये घोषित किया है कि संविधान का जो प्रारंभिक चित्रण एक कानून का नियम है। जो संविधान की हमारा प्रारंभिक चित्रण है वो क्या है, एक कानून का नियम है। ये अच्छी सरकार का एक अविभाज्य हिस्सा है। तो कानूनों के अंतर्गत क्या होता है, कानून के नियमों का सरकारी शक्तियों के जांच के रूप में कार्य। तो कानून के नियम क्या होते हैं, कानून के नियम हमारे इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि सरकारी शक्तियों पर, सरकार के अंगों पर क्या कर सके बच्चों, पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण रखा जा सके। आवश्यकता द्वारा इसमें कानून स्पष्ट उम्मीद के मुताबिक संशोधन भी कर सकता है, मतलब आवश्यकता पड़ने पर कानून क्या कर सकता है, इसमें संशोधन भी कर सकता है, नियमों में संशोधन भी कर सकता है। यह समान व्यवहार को समर्थन देता है। तो ये कानून हमारे क्या करते हैं, समान व्यवहार को समर्थन देते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, भारत में कानून के नियम। तो बच्चों ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर का मैं कुछ स्टार्टिंग से रिवीजन आपको करा दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो हम बात करने जा रहे हैं संविधान। तो संविधान जैसा कि मैंने बताया था, संविधान अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतर है। तो राजनीतिक शास्त्र में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है राज्य के संगठन व ढांचे से होता है। तो राज्य के संविधान में हमारा क्या होता है, सरकार के विभिन्न अंगों, उनके संगठन, शक्तियों, जनता के अधिकारों आदि का उल्लेख रहता है। तो वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है संविधान कहलाते हैं। तो वे सभी मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का हम स्वरूप या ढांचा निर्धारित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो हम बात करते हैं बच्चों संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात करते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि संविधान का अर्थ क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण बिंदु। संविधान के महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि संविधान के बिंदु। तो बच्चों संविधान का सबसे पहले भारत एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो क्या है, स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक क्या है, गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत एक समाजवादी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये गणराज्य भारतीय संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 में क्या किया गया था बच्चों, ग्रहण किया गया था और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जिसकी वजह से वो दिन हमारे देश के इतिहास में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, भारत का जो हमारा संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। थर्ड हम बात करते हैं कि हमारे भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 25 भाग हैं। तो हमारे भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 25 भाग हैं। और भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। तो हमारे भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। संविधान एक कुशल सरकार के लिए एक नुस्खा ही प्रदान नहीं करता, बल्कि ये सत्ताबद्ध सीमाओं के साथ भी संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में कुछ पहलुओं को भी प्राथमिकता दी गई। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि भारत के संविधान में किन पहलुओं को प्राथमिकता दी गई है। सबसे
जनता के द्वारा और जनता का शासन है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। अगर वो जनता की कसौटियों पर खड़े नहीं उतरते तो जनता को पूरा अधिकार होता है कि वो इन प्रतिनिधियों को उनके पद से हटा सकती है। दूसरे पहलू की बात हम करने जा रहे हैं समाजवाद। तो लोकतंत्र में हमारे भारत के संविधान में समाजवाद को भी प्राथमिकता दी गई। मतलब इसके अनुसार क्या है कि समाज में जो सभी व्यक्ति हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो सभी समाज के अंग हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी भाषा धर्म जाति व वर्ण के हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलर। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है बच्चों अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को चुनने की स्वतंत्रता। तो भारत के संविधान में कोई किसी भी राष्ट्रीय धर्म को नागरिकों पर थोपा नहीं गया है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को चुनने की स्वतंत्रता है। तो इन महत्वपूर्ण पहलुओं को भारत के संविधान में दर्शाया गया है। तो ये हमारे क्या हो गए भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ बुराइयों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था दहेज प्रथा। दहेज प्रथा, जैसे मैंने आपको बताया था कि दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा क्या है बच्चों? दहेज प्रथा की बुराइयों को ध्यान में रखते हुए 1961 में एक अधिनियम पारित किया गया, दहेज विरोधी अधिनियम पारित किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया? 1961 में दहेज प्रथा की बुराइयों को देखते हुए दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार यदि कोई भी दहेज लेता है तो वह कारावास व आर्थिक दंड से आर्थिक रूप से उसको क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। बच्चों नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ कन्या भ्रूण हत्या। तो कन्या भ्रूण हत्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कन्या भ्रूण हत्या जन्म से पहले लड़कियों को गर्भ में मार डालने की क्रिया है। तो परिवार में दबाव के कारण लड़के की इच्छा के लिए गर्भपात कराने से महिलाओं को क्या हो जाता है? शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पूर्व प्रसव निदान तकनीक यानी PNDT प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक या पूर्व प्रसव निदान तकनीक, पूर्व प्रसव निदान तकनीक। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पूर्व प्रसव निदान तकनीक या प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को पारित किया गया। ये कब पारित किया गया? 1949 में ये पारित किया गया अधिनियम। तो ये हमारा क्या था? प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यानी पूर्व प्रसव निदान तकनीक को पारित किया गया। इसमें क्या था? इसमें हमारा था बच्चों अल्ट्रासोनोग्राफी और फाइटोग्राफी को निषेध किया गया। अल्ट्रा सोनोग्राफी और किसको निषेध किया गया? फाइटोस्कोपी को निषेध किया गया। फाइटोस्कोपी को निषेध किया गया। तो इन दोनों चीजों को इसमें निषेध घोषित किया गया। ये अधिनियम 1 जनवरी 1996 से प्रभाव में आया। तो इस अधिनियम से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में बहुत ही मदद मिली थी। ये दोनों सामाजिक बुराइयां थी। उसके बाद आज मैंने आप लोगों को आंदोलन के बारे में बताया था, दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च 1932 गांधी जी और उनके 78 अनुयायियों ने मिलकर समुद्र से नमक बनाकर दांडी मार्च किया था और उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन, तो आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने क्या किया था? अपने
माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 तक अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से अध्ययन करेंगे। इसमें है निम्नलिखित प्रत्येक को शुद्ध करनी के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न को शुद्ध करनी के रूप में व्यक्त कीजिए। लिखो। फर्स्ट पार्ट है इसका 2√6। तो शुद्ध करनी में लिखने के लिए अगर ये जो दो बाहर है, ये कहाँ से आया होगा? क्योंकि करनी के अंदर से अगर इसके हम प्राइम फैक्टर किए होंगे तो ये भी होगा, और जब दो दो के पेयर बनाते हैं तभी तो बाहर निकलता है। तो इसका मतलब है जो संख्या बाहर है इसको हम अंदर दो बार गुणा कर देंगे, यानी √6 × 2 × 2 और इक्वल मल्टीप्लाई कर दें तो 6 × 2 = 12, 2 = 24, तो √24, और ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट में है 7√5। 7√5 को अब देखिए, 7 भी जब करनी के अंतर्गत जाएगा, अंदर जाएगा, तो दो बार गुना हो जाएगा इसका, तो √5 × 7 × 7, तो इक्वल 7 × 7 = 49 और गुना 5 बराबर, फिर रूट लगाइए, 5 × 9 = 45 और 5 × 4 = 20 और 4 × 24 = 245, और ये इसका आंसर हो गया। फिर इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। फोर्थ पार्ट मैं और बता दे रहा हूँ, बाकी सभी पार्ट इसके आपको आ जाएंगे। क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो फोर्थ पार्ट में है 3/2, √3/2, तो इक्वल इस बाहर वाली संख्या को करनी के अंदर ले जाएंगे और उसको दो बार गुणा कर देंगे, तो 3/2 ये वाला तो यही है, × 3/2 × 3/2, और सबको मल्टीप्लाई कर दें, यानी अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ, तो 3 × 3 = 9, 27, √27/8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को मिश्रित करनी के सरलतम रूप में लिखिए। फिर से इसको मिश्र करनी में, अब 3 नंबर में मिश्र करनी के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्र करनी के रूप में लिखो। करनी के रूप में लिखो। फर्स्ट पार्ट है इसका √125, फिर बराबर लगाएंगे। 125 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने रहते हैं, तो 5 × 5 × 5 अभाज्य गुणनखंड किए, और दो दो के जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा तो ये बन गया, लेकिन ये 5 रह जाता है, तो बराबर जोड़े से एक अंक को बाहर निकाल देंगे, तो 5, यानी इस जोड़े का ये 5 बाहर आ गया, और रूट ये इसमें रूट लगा ही रहेगा, और ये आंसर हो गया, मिश्र करनी के रूप में लिख दिया। इसी तरीके से 112 लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, √112, तो 112 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 16 × 7 = 112, 16 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2 × 2 और गुणा 7, ऐसे, और इक्वल। अब इसमें दो दो के पेयर बनाएंगे, तो प्रत्येक जोड़े से एक अंक को बाहर निकालेंगे, तो 2 × 2 और √7,
चाहे तो इंटू यहाँ लगा दें, ना चाहे तो कोई बात नहीं। इक्वल 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 7 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 4 रूट 192 इक्वल रूट 4 तो हमने बाहर ही लिख दिया, 192 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने रहेंगे। तो 192 इधर कर लेते हैं। 192 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 नवा 18 और 2 छंग 12। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 से तो 24 हो जाएगा, और फिर भी 2 से तो 12 हो गया, 2 से 6 और 2 से 3, 3 से 1। तो इस प्रकार से हमको अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए? कितनी बार 2 है? 3 और 3 6 बार 2 है। 1 2 3 4 5 और 6 और इंटू 3। 2 2 के जोड़े बना देंगे, प्रत्येक जोड़े से एक अंक को बाहर निकाल देंगे। तो बाहर 4 लिखा हुआ है, तो 4 जो जोड़े से बाहर आएगा 4 के साथ गुणा होगा, तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा रूट 3 ऐसे लिख दिए। फिर बराबर लगा, इनको सबको गुणा कर दें, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 रूट 3 ये इसका आंसर हो गया। इसमें एक पार्ट और है, ये आप कर सकते हैं रूट 75। तो रूट 75 को आप स्वयं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है सरल करो। तो इसमें सरल करो, फर्स्ट पार्ट है इसका रूट 50 और प्लस रूट 72 माइनस रूट 32 रूट 32। तो सबसे पहले हम सभी को मिश्र करणी के रूप में लिखेंगे। तो 50 के अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? 10 पंचे 50 यानी 2 गुणा 5 गुणा 5। तो रूट 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 5, 55 25 दूनी 50, फिर प्लस लगाएंगे। 72 के भी ऐसे ही करेंगे, 36 दूनी 72 यानी रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 36 दूनी 72, 9 चौको 36 यानी 72 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 36 होगा, 2 से 18 हो जाएगा और 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से तो 3 3 और 1, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ये 72 के हो गए। अब 32 के गुणनखंड करने हैं, तो माइनस 32 के गुणनखंड क्या हो गए? रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब प्रत्येक से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। इसमें 5 बन रहा है, इसका 1 और 2, इसमें 1 और 1 ये 2, सभी के जोड़े बन गए। अब प्रत्येक जोड़े से एक बाहर निकाल देंगे, तो 5 रूट 2 प्लस इसमें क्या आ जाएगा? 2 बाहर आएगा और 3 भी बाहर आएगा, तो 6 अंडर रूट 2, 2 गुणा 3 6 बाहर आ गया और 2 ये ऐसे बन रहा। फिर माइनस इसमें 2 दूनी 4 यानी 4 रूट 2 ये हो गया। इस प्रकार से अब करणीगत समान है, इसलिए इन जो समान चिन्ह होंगे वो जुड़ जाएंगे, लेकिन करनी के बाहर जो संख्याएं हैं इनको ही जोड़ा जा सकता है। कभी अगर कंफ्यूजन हो तो इस करनी को कुछ दूसरा मान लें, नाम कर दें। जैसे मान लिया हमने 5 रूट 2 है, अगर हमने इस रूट 2 का नाम पेन दे दिया तो ये 5 पेन हो गए, ये 6 पेन हो गए और ये 4 पेन हो गए। आपके पास 5 पेन है और 6 पेन और मिल गए तो कितने हो गए? 11 पेन हो गए, यानी ये 11 रूट 2 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 5 + 6 रूट 2।
और माइनस इसमें क्या हो गया 4√2, समान चिन्ह जुड़ गए, ये धनात्मक था ये भी धनात्मक था, तो 11√2 माइनस 4√2 और इक्वल, अब चूंकि अगर ये जुड़ सकते हैं तो असमान चिन्ह घट भी सकते हैं, तो 11 माइनस 4√2 बराबर, चाहे तो हम इसमें √2 कॉमन ले लें तो भी यही पोजीशन हो जाएगी, तो इक्वल 7√2 और ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ का सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है। थर्ड पार्ट में है 2√3, संख्या गलत लिखी है इसमें, 2√3 प्लस 4√27 माइनस 4√11 तो हमको अब ये तो मिश्र करणी के रूप में लिखा है, इसको भी मिश्र करणी के रूप में लिख देना चाहिए, तो हो गया 2√3 और प्लस 4√3 इंटू 3 माइनस ये ऐसे लिखा रहेगा 4√11, तो ये हो गया 2√3 और प्लस इससे एक अंक बाहर निकल के आएगा, तो 12√3 माइनस 4√11। अब किसकी करणीगत समान है, √3 और √3, तो ये दोनों धनात्मक हैं, जुड़ जाएंगी, तो ये हो गया 14 यानी 2 + 12 और √3 माइनस 4√11। अब ये ऐसा ही बना रहेगा क्योंकि करणीगत दोनों के सेम नहीं है, इसलिए इनमें से और कुछ अब गड़बड़ नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, गुणनफल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5 में है गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल ज्ञात करो। फर्स्ट पार्ट, गुणनफल में पहला है आपका √6 इंटू √8, √6 इंटू √8, केवल गुणनफल ज्ञात करो ही लिखा है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मिश्र करणी में लिखना है कि किसमें लिखना है, तो इक्वल, अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं √6 इंटू 8, दोनों को एक ही करणी के रूप में लिख दिया और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 8 × 6 = 48 यानी आंसर मिल जाएगी। इसका सेकेंड पार्ट में है 4√10 गुणा 3√20। अब इसमें देखते हैं कि अगर हम इनके अभाज्य गुणनखंड करें तो कोई फायदा हो तो ठीक है, इसमें तो कुछ फायदा नहीं है, और इसमें भी 4 × 5 = 20, इसमें फायदा हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐसा करना चाहें तो बाहर वालों का गुणा कर दें और अंदर वालों का गुणा कर दें, तो ये हो सकता है बराबर 4 × 3 और गुणा √10 × 20, तो ये हो गया बराबर 12√200। अब 200 के अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, तो बराबर 12 गुणा, अब √200 के यानी अगर 100 से गुणा कर दें, 100 से भाग दे दें तो 2 हो जाएगा, तो 2, ये तो 2 हमने लिख दिया, 100 रह गया। अब 100 के गुणनखंड 10 × 10 यानी 2 × 2 × 5 × 5, फिर बराबर 12 गुणा, प्रत्येक जोड़े से एक बाहर निकालना है, जोड़े बना दिए और प्रत्येक जोड़े से एक बाहर निकाल दे, तो 2 इससे और 5 इससे यानी 2 × 5 और रूट में यहाँ पर 2 रह गया है, तो इसको ऐसे लिखिए, तो 12 × 5 = 60 × 120 बराबर 120√2 भी हम लिख सकते हैं और ये इसका आंसर हो गया।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है हर का परिमेयकरण करके सरल कीजिए। हर का परिमेयकरण करके सरल कीजिए। सरल कीजिए। तो इसका पहला पार्ट है √7/√5। 7/√5। अब चूंकि हर में अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब है ये अपरिमेय संख्या है। इसका परिमेयकरण करने के लिए अगर हम किसी रूट संख्या में, जैसे √5 है, तो इसको अगर परिमेय बनाना है तो हमको √5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तभी इसका रूट कैंसिल होगा। या इस संख्या का स्क्वायर करें तभी इसका रूट कैंसिल होगा। तो ये हो सकता है √5 × 5 √25, और इसको हम 5 कह सकते हैं। ये परिमेय हो गया। तो 7/√5 को का हर परिमेय करने के लिए हमको इस संख्या में √5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो √5 से मल्टीप्लाई, अब ऐसा तो नहीं कि नीचे ही केवल कर दें, अंश व हर दोनों में करना होगा, तभी ये संभव है। तो ऊपर क्या हो गया न्यूमरेटर में 7√5/5, और ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट है √5 + √7। √5 + √7/√7। तो इसी प्रकार से जैसा आपने पहले किया हुआ है, हर का परिमेयकरण करना है, यानी हर की संख्या का रूट हटाना है। तो अब इसमें क्या करना होगा, √7 से ही अंश व हर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इंटू या इक्वल यहाँ लगाइए, √5 × √7, और अब इसको ब्रैकेट में कर लें, √7 × √7/√7। आपको लग रहा होगा कि मल्टीप्लाई करने पर संख्या के मान में परिवर्तन हो जाता है, तो परिवर्तन नहीं होता है, चूंकि √7/√7 की वैल्यू 1 है, और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिखना चाहे तो यहाँ लिख दें, अंश व हर में √7 से गुणा करने पर तो इसका गुणा करेंगे, इस √7 का इन दोनों के साथ होगा, तो √35, 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 35 हो जाएगा, और इंटू √7 का √7 से करेंगे तो ओनली 7 रह जाएगा, रूट हट जाएगा, और अपान यहाँ भी 7 रह जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया। शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट और है, जिसमें थर्ड पार्ट, इसमें भी √5 से आप मल्टीप्लाई करके इसको सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट हैं, 7, और इसमें भी लिखा गया है सरल करो। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 8/√8/16, √8/√16, और इंटू तो इंटू क्या होगा, 64 और इंटू √32 और अपान में होगा √16 √80 इंटू √40। तो इसको सॉल्व करने के लिए √8 √64 √32। अब अगर हम चाहें तो इनको रूट में सभी को एक साथ लिख सकते हैं, तो रूट लगा दें 8 × 64 × 32 और अपान बड़े रूट के अंतर्गत लिख सकते हैं
तो 16 इंटू 80 इंटू 40 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 8 होता है तो 6 लिख दिया है 8। तो देखो 16 से 64 कैंसिल, 16 एकम 16, 16 चौको 64 और 8 से 80 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 10 और 4 से भी ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 32 को भी हम इसी तरीके से कैंसिल कर सकते हैं तो बराबर रूट। अब यहाँ एक बार फिर से लिख लें 32 के बाद गुणनखंड अब क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 होंगे और 10 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 5 तो 2 गुणा 5 तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें तो ये कैंसिल हो गया, इससे भी कैंसिल हो गया इक्वल। अब इसमें कितने बच गए हैं रूट 8 या 2 बाहर कर दें 2 इंटू 2 इंटू 2 और अपान 5 इंटू 5 इतना बचा, 2 के पेयर बना ले तो हो गया 2 रूट 2 अपान 5 और ये इसका आंसर हो गया। सरल कर लिया। ऐसा ही सेकंड पार्ट भी है जिसको आप स्वयं करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट हो गई। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 8 टेस्ट में कंप्यूटर की क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पावर पॉइंट पढ़ेंगे। पावर पॉइंट में हम लोग पिछली क्लास में एक तरह से रिवीजन तो हम लोग कर ही चुके हैं कि स्लाइड क्या होती है, पावर पॉइंट का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये था कि स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए हम लोग क्या आदेश देते हैं। स्लाइड शो को यानी कि इसका जो शॉर्टकट फंक्शन की का क्या नाम है, आंसर आपका है F5। स्लाइड शो को आरंभ करने के लिए हम लोग F5 की को प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आप अगर किसी स्लाइड शो को मध्य में ही किस प्रकार से रोकेंगे, यानी कि स्लाइड्स आपकी मान लीजिए 10 स्लाइड आपने बनाई है और वो स्लाइड चल रही है तो हम लोग उसको कैसे बीच में रोकेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले तो स्केप होता है। स्केप तो आप ये समझ लीजिए बच्चों कि अगर कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं तो अगर हमको उसको बीच में ही रोकना है तो स्केप कमांड से हो जाता है। स्केप आपके कीबोर्ड की सबसे पहली की होती है, आप इसको प्रेस कर सकते हो। आपके में एक माइनस साइन बना होता है, कीबोर्ड में एक माइनस साइन होता है। इस को भी अगर हमने माइनस को भी प्रेस किया है, कभी करके नहीं देखा होगा तो इसको जरूर करके देखिएगा। माइनस साइन होता है, जैसे ही आप माइनस की प्रेस करेंगे आपकी स्लाइड जो है वो बीच में ही रुक जाएगी। इसके अलावा एक कमांड होता है कंट्रोल प्लस ब्रेक। कंट्रोल प्लस ब्रेक का मतलब ये होता है कि आपने अगर कंट्रोल की के साथ ब्रेक की आपके इसमें होती है तो ये भी आपका किसी भी प्रोसेसिंग को कोई काम हो रहा होता है उसको रोकने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ब्रेक की जैसे ही प्रेस करेंगे, एस्केप, ये इन तीनों में से आपके ऑप्शंस मान लीजिए एक ये क्वेश्चन आ गया शॉर्ट में और आपको ये आंसर तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके कौन कौन से ऑप्शन, ये नहीं कि हमने सिर्फ एक ही याद कर लिया इसकी ये इजी था, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 3 है तो आपको तीनों आपको पता होना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट की में पूछिए मान लीजिए निम्न में से कौन सी नहीं है तो आपको माइनस नहीं पता है तो आपने उसी को लगा दिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है स्लाइड ट्रांजिशन से आप क्या समझते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो हमारा रिवीजन एक तरह से वो भी थी क्लास, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि ट्रांजिशन होता क्या है। ट्रांजिशन जो है वो किसी स्लाइड में ही दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जो है ये इसको या तो ट्रांजिशन बोल दें या आप स्लाइड ट्रांजिशन बोल दें, बोथ आर द सिमिलर वर्ड्स, ये दोनों ही चीजें एक ही हैं। स्लाइड ट्रांजिशन से आप क्या मतलब, ट्रांजिशन क्या होता है कि जब हम लोग एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड में के बजाय आपकी जब स्लाइड आती है एक के बाद दूसरी आई तीसरी आई तो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड में के बीच में कुछ इफेक्ट्स डालते हैं। इफेक्ट कैसे इफेक्ट्स
होते हैं इनको हम लिंक इफेक्ट रहे, इफेक्ट को इफेक्ट कह सकते हैं, इसको हम लोग प्रभाव कह सकते हैं। ये इफेक्ट किस तरह के इफेक्ट्स होते हैं कि मान लीजिए कि जैसे पहली स्लाइड आई, आप किसी भी स्लाइड में जो इफेक्ट्स होते हैं वो 3-4 तरीके से डाल सकते हैं। स्लाइड के एंट्रेंस में, क्लियर, स्लाइड के एग्जिट होने में, ठीक, और एक होता है कि एम्फेसिस, यानी कि जब आपका स्लाइड जब आपकी स्क्रीन पे है तब। तो आपका क्या है कि स्लाइड हम लोग जब भी कोई एंटर हो रही है तो हम लोग ट्रांजिशन में क्या होता है उसकी वॉइस, जैसे मान लीजिए कि आपने पहली स्लाइड आई तो वो कुछ घूमते हुए आई, ठीक है, उसके बाद जब दूसरी स्लाइड आई तो उसका कुछ और, जैसे कभी कभी होता है ना स्लाइड आती है, आपने देखा कि वो इधर से आती है या इस तरफ से आ रही, टॉप डाउन, उसमें सारे ऑप्शंस दिए हो रहते हैं। तो इस तरह से आपकी जो स्लाइड्स है वो मतलब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस तरह से आपके स्क्रीन पर रिप्रेजेंट होगी, यानी कि किस तरह से वो एंट्री करेगी या किस तरह से वो एग्जिट करेगी, ये इफेक्ट्स जो होते हैं वो कहलाते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए आदेश जो है वो F5 होता है, किसी भी स्लाइड को मध्य में रोकने के लिए ESC माइनस और आपका कंट्रोल B, इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। और स्लाइड ट्रांजिशन आपको समझ में आ गया कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड के बीच में हम लोग जो कुछ इफेक्ट्स डालते हैं कि वो स्लाइड जो है वो एंट्री कैसे करे या वो स्लाइड एग्जिट कैसे करे, तो दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है कि आप किसी स्लाइड के लिए ट्रांजिशन इफेक्ट, यानी कि मतलब जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि स्लाइड ट्रांजिशन की कोई एक इफेक्ट देते हैं तो वो किस प्रकार से आप इफेक्ट सेट करेंगे। तो वो इफेक्ट सेट करने के लिए सबसे पहले तो जो स्लाइड हमारी है उसको करंट स्लाइड बनाएं, या ये कह सकते हैं कि उस स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं, पहला स्टेप तो ये हो गया। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या किया, स्लाइड शो में गए। स्लाइड शो में एक ऑप्शन होता है स्लाइड ट्रांजिशन, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्लाइड ट्रांजिशन क्लिक करेंगे आपकी एक विंडो खुल के आएगी जिसको कि हम लोग कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन विंडो। क्लियर है, एक विंडो खुल के आएगी। उस विंडो में सबसे पहले आपका एक ऑप्शन लिखा होगा अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, ये आपका है इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहाँ पे ये स्लाइड ट्रांजिशन है, ये हम लोग को पता है, ये आपका स्लाइड ट्रांजिशन है। इसका सबसे पहला जो टैब होगा, ये सबसे पहला भाग जिसको कहते हैं वो है आपका अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। क्लियर, अब आपने इस भाग में यहाँ पे ये आपका दिए हैं ऑप्शंस, और इस पोर्शन में आपके बहुत सारे जो हम लोगों ने कहा कि जो इफेक्ट आपको देने हैं ना, ये सारे इफेक्ट, इसमें बहुत सारे इफेक्ट दिए। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स इन, बॉक्स आउट, कवर लेफ्ट, कवर राइट, कवर इन, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके ये दिए होंगे। अब इनमें से कोई भी एक इफेक्ट आप माउस के थ्रू सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है कि यहाँ पे एक प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा, एक प्रीव्यू ऑप्शन होता है जिसपे आप क्लिक करेंगे, प्रीव्यू होता है यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें है ये बना हुआ स्लाइड शो के लिए, स्लाइड शो का एक ऑप्शन बना हुआ। आप उस स्लाइड शो पे जाएंगे और स्लाइड शो पे ये चेक कर लेंगे कि हमने क्योंकि हम लोग को सारे नहीं पता होते कि बॉक्स इन में किस तरह से रिजल्ट आएगा, बॉक्स आउटपुट में क्या आएगा, उस समय तो जो हमको अच्छा लगेगा वही सेलेक्ट करेंगे ना। तो इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन, मतलब ये सिर्फ 3 मैंने लिखे हैं, बहुत सारे होते हैं, आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्लाइड शो में जाके आप, क्योंकि प्रीव्यू हमने टिक किया हुआ है तो प्रीव्यू हमको दिखाएगा, स्लाइड शो में जाइए और वहां पे आपको क्या करेगा, वो स्क्रीन पे तुरंत दिखाएगा वो किस तरह से आपका उसका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट यानी कि वो किस तरह से आपका जो स्लाइड है वो शो करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड है तो यानी कि हमको वही रखना है। एक आपका उसमें ऑप्शन होता है अप्लाई टू ऑल स्लाइड, यहीं पे वो ऑप्शन लिखा होता है अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, आप उस पर भी एक चेक बॉक्स बना होगा, आप उसको ओके कर दीजिए। क्लियर, उसको ओके करने का मतलब है कि आपका अप्लाई टू ऑल स्लाइड का मतलब क्या हो गया कि यानी कि ये जो आपने ट्रांजिशन का जो इफेक्ट है, ये आप सारे इफेक्ट्स, मतलब ये इफेक्ट जो है आपके, अगर एक प्रेजेंटेशन में अगर आपकी 10 स्लाइड है तो ये इफेक्ट हम सारे में डालना चाहते हैं, ठीक है, और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर हमने अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर दिया है तो वो क्या होगा कि
स्लाइड हमने बनाई है उन सब में सेम इफेक्ट आ जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।